हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व रोटेट कर रही है। हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उस कॉन्सेप्ट में हमने मान लिया था कि P और Q पृथ्वी का एक्सिस है और हमारी पृथ्वी P और Q के सराउंडिंग मूव कर रही है। इस केस में हमने देखा था कि दोनों गोलार्धों में सूर्य का प्रकाश बराबर है, तो दोनों गोलार्धों में दिन और रात बड़ा होगा। लेकिन वास्तविकता की बातें करें तो हमें दिख रहा है कि हमारा जो एक्सिस है, पृथ्वी का जो अक्ष है, वह काल्पनिक अक्ष से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। 23.5 डिग्री के झुकाव के कारण पृथ्वी के सतह पर सूर्य के प्राप्ति में परिवर्तन होता है। यदि हम सूर्य की बातें करें सन, तो इस स्थिति में हमें दिख रहा है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध सूर्य से झुका हुआ है। ठीक है। और दूसरे कंडीशन में अगर हम देखेंगे, यदि यहां पे सूर्य को मान लें, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होगा तो उत्तरी गोलार्ध को सूर्य का प्रकाश ज्यादा प्राप्त होगा। तो सूर्य का प्रकाश अगर ज्यादा प्राप्त होगा तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य का प्रकाश ज्यादा होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा। अब प्रश्न ये उठा कि दिन और रात बड़ा छोटा कैसे? क्योंकि जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होगा तो उत्तरी गोलार्ध को सूर्य के प्रकाश की अवधि अधिक प्राप्त होगी, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिक समय तक प्राप्त होगा। अधिक समय तक प्राप्त होगा, दिन बड़ा होगा। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश कम समय तक प्राप्त होगा तो दिन छोटा होगा और रात बड़ी होगी। इसके विपरीत जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ गति करते हुए उस अवस्था में आ जाएगी कि दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुक जाए, तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश ज्यादा अवधि तक प्राप्त होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य का प्रकाश ज्यादा अवधि तक प्राप्त होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा हो जाएगा और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के प्रकाश के कम अवधि के कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा हो जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पृथ्वी के सतह पर दिन और रात में अंतर होने का दो कारण है। पहला पृथ्वी का झुकाव और दूसरा पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ गति। इन्हीं दो कारणों से दिन और रात में अंतर होता है। तो पहले प्रभाव के रूप में हमने देखा कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, स्पिन के कारण सतह पर दिन और रात होते हैं तथा दिन और रात में अंतर होता है। अब यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा, तो यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे तो जिस भाग में दिन होगा वहां पर हमेशा दिन रहेगा, रात नहीं होगी, तथा जिस भाग में रात होगी वहां पे हमेशा रात होगी, वहां पे दिन नहीं होगा, अर्थात दिन और रात के घटित होने की घटना नहीं होगी। अब यदि हम इसकी अगर हम चर्चा करें तो हमारी जो पृथ्वी है और पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, ये आंतरिक भाग में सबसे ऊपरी परत क्रस्ट है, उसके पश्चात की परत मेंटल है, उसके नीचे ऊपरी कोर है और सबसे नीचे निचला कोर है। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग की अलग अलग परतें हैं। जो पृथ्वी का ऊपरी कोर है, ये ऊपरी कोर द्रव अवस्था में है, ऊपरी कोर द्रव अवस्था में है। तो अगर पृथ्वी का ऊपरी कोर द्रव अवस्था में है तो इसी द्रव अवस्था के कारण पृथ्वी के आकार में कुछ परिवर्तन हमें दिखाई पड़ता है। अब इस परिवर्तन में पृथ्वी के घूर्णन का क्या प्रभाव है, ये हमें देखना पड़ेगा। यदि हम पृथ्वी के घूर्णन की बातें करें तो समझिए इस फिगर को। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में द्रव उपस्थित है और पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूर्णन कर रही है। तो पृथ्वी अपने एक्सिस पे जब घूर्णन करेगी और उस घूर्णन के कारण जब ये पूरी की पूरी पृथ्वी रोटेट करेगी,
तो उसके अंदर बैठा हुआ जो लिक्विड है वह लिक्विड समझो बाहर की तरफ निकलने का प्रयास करेगा, क्योंकि उस लिक्विड पर अपकेंद्री बल जब कार्य करेगा तो उस अपकेंद्री बल के कारण जो लिक्विड है वह लिक्विड बाहर की तरफ धक्का मारेगा। अब प्रश्न उठा, ये लिक्विड जो बाहर की तरफ धक्का मारेगा, इस धक्के के कारण होगा क्या? तो ये लिक्विड जब बाहर की तरफ धक्का मारेगा तो जहां पर इस टक्कर का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, समझिएगा इसे, जहां पर इस टक्कर का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, पृथ्वी का वह भाग बाहर की तरफ फैलने का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, पृथ्वी का वह भाग बाहर की तरफ फैलने का प्रयास करेगा। पृथ्वी का वह भाग बाहर की तरफ फैलने का प्रयास करेगा, और अगर यह भाग बाहर की तरफ फैलने का प्रयास करेगा तो फिर पृथ्वी का जो आकार है ये परफेक्ट स्फेयर नहीं हो पाएगा। समझिए, अब पृथ्वी का आकार परफेक्ट स्फेयर ना हो करके कुछ ऐसे ये स्फेरॉइड के रूप में, अंडे के समान स्फेरॉइड के रूप में हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी का जो विषुवत रेखा का भाग है, वो विषुवत रेखा का जो भाग है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, तथा ध्रुवों का जो भाग है थोड़ा सा धंस जाएगा, और पृथ्वी का आकार परफेक्ट स्फेयर ना होकर के ये स्फेरॉइड के रूप में कन्वर्ट कर जाती है। अब प्रश्न ये उठा कि विषुवत रेखा का भाग ही बाहर की तरफ क्यों निकलेगा? रीजन क्या है कि विषुवत रेखा के भाग का भाग बाहर की तरफ निकल जाएगा? एक बात क्लियर है कि विषुवत रेखा का भाग अगर बाहर की तरफ निकला हुआ है तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में टक्कर, आंतरिक भाग का जो द्रव है उसके टक्कर का या उसका प्रभाव ज्यादा पड़ा है। प्रश्न उठा ऐसा क्यों? समझिएगा इसे। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी पर अलग अलग सपोज कीजिए बिंदु, मान लीजिए P है, Q, R, S, ये सभी बिंदु पृथ्वी के सतह पे उपस्थित है और पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूर्णन कर रही है। तो ये बिंदु P, ये भी एक चक्कर लगा रहा है, बिंदु Q ये भी घूर्णन कर रहा है, R भी घूर्णन कर रहा है, S भी घूर्णन कर रहा है। P, Q, R और S ये सभी बिंदुओं को घूर्णन करने के लिए 24 घंटा मिला हुआ है, अर्थात ये सभी बिंदु 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेंगे। किंतु यदि मान लें कि P के द्वारा कुल तय किया गया दूरी x1 है, Q के द्वारा तय किया गया दूरी x2 है, R के द्वारा x3 है, S के द्वारा x4 है, तो हम देख रहे हैं कि P, Q, R और S एक चक्कर पूरा करने में अलग अलग दूरी तय करती है। P के द्वारा तय की गई दूरी सबसे ज्यादा x1 है, उसके बाद x2, उसके बाद x3 और सबसे कम दूरी x4 है। किंतु सभी बिंदुओं को एक चक्कर लगाने के लिए 24 घंटे का समय मिला है, तो 24 घंटे में P को सबसे ज्यादा दूरी तय करना है और 24 घंटे में S को सबसे कम दूरी तय करना है। तो जिसको 24 घंटे में सबसे ज्यादा दूरी तय करना है उसे अपना वेग बढ़ाना होगा, और जिसको कम दूरी तय करना उसको अपना वेग कम करना पड़ेगा। इस बिहाफ पे जो S है, S पे समझो पृथ्वी का घूर्णन चाल या वेग न्यूनतम होना चाहिए और विषुवत रेखा पर पृथ्वी का घूर्णन वेग अधिकतम होना चाहिए। अगर हम चर्चा करें कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पृथ्वी का घूर्णन वेग सबसे ज्यादा है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में घूर्णन बल के अधिकतम होने के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो द्रव पदार्थ है उसका अपकेंद्री प्रभाव या बाहर की तरफ टक्कर जो होगी उसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पृथ्वी बाहर की तरफ उभरी हुई दिखाई देती है, तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में वो थोड़ा सा बल्ज या धंसी हुई दिखाई देती है। इसीलिए पृथ्वी का जो आकार है ये पूरी तरह से स्फेयर न होकर के स्फेरॉइड है, ये अंडाकार आपका शेप बना हुआ है। तो ये रहा पृथ्वी के घूर्णन का, पृथ्वी के
का पृथ्वी के आकार पर प्रभाव। थोड़ा इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये उठा कि कोरियोलिस बल क्या है और पृथ्वी के घूर्णन का इस कोरियोलिस बल के साथ संबंध कैसा है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोरियोलिस बल क्या है। तो कोरियोलिस बल जो होता है वास्तव में एक डिफ्लेक्शन फोर्स या विक्षेपक बल होता है। यह एक विक्षेपक बल होता है। वास्तव में यह एक ऐसा बल है जो वायु के मार्ग में या जलधारा के मार्ग में परिवर्तन कर देता है। अर्थात प्रत्येक उस वस्तु के मार्ग में परिवर्तन कर देता है जो फ्लो कर सकती है, जो प्रवाहित हो सकता है। प्रवाहित होने वाले में द्रव है और प्रवाहित होने वाले में वायु है। इस बल के कारण द्रव के और वायु के मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। जब वायु पवन के रूप में प्रवाहित होती है तो यह बल उसके मार्ग में परिवर्तन करता है। जब द्रव जलधाराओं के रूप में गति करता है उसके मार्ग में भी ये परिवर्तन करता है। अब हमें ये जानना है कि पृथ्वी के घूर्णन का कोरियोलिस बल के साथ क्या संबंध है। समझिएगा जरा इसे। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कर रही है। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है तो पृथ्वी सतह पर उपस्थित प्रत्येक वस्तु घूर्णन गति करने लगता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए हम एक घूर्णन करते हुए स्टेज पे खड़े हैं। मान लीजिए कोई एक स्टेज है, वो लगातार घूर्णन कर रहा है और उस घूर्णन करते हुए स्टेज पे हम खड़े हैं। उस स्टेज पे खड़े होकर के जब हम कोई गेंद अगर हम थ्रो करते हैं तो वो गेंद सीधा ना होकर के वो करवा मुड़ जाती है। तो प्रश्न ये उठा कि वो मुड़ी क्यों। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉल के दिशा में कोई परिवर्तन कर रहा है और बॉल की दिशा में परिवर्तन जो करेगा उसी का नाम विक्षेपक बल है। तो वास्तव में होता क्या है कि पृथ्वी जब अपने एक्सिस पे अपने अक्ष पे घूर्णन करती है तो इसी घूर्णन के कारण समझो एक बल पैदा होता है। इसी बल का नाम रखा गया है विक्षेपक बल। ये जो बल होता है ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पवन के मार्ग में जलधाराओं के मार्ग में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठा कि ये जो विक्षेपक बल है जो पवन और जलधाराओं